प्यारे बच्चों, छठवीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर पूर्णांक के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में सीखा था। इसका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि प्रश्नावली 2.1 को करने में काफ़ी सहायता होगी। तो ये प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या गिनती की जो संख्याएं होती हैं उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये प्राकृत संख्या है। अब इस प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम शून्य भी लिख दें तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो पूर्ववर्ती का मतलब किसी संख्या के जस्ट पहले वाली संख्या। जैसे हम यहाँ पे 5 को अगर लें तो 5 के जस्ट पहले कौन सी संख्या है? 4 है। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या कहलाएगा? 4। लेकिन ये 4 प्राप्त कैसे हुआ? 5 में से जब हम 1 घटाए हैं तो 4 मिला है। इसका मतलब किसी संख्या का पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए उस संख्या में से हम 1 घटा देंगे। फिर इसी तरह से परवर्ती का मतलब बाद वाली संख्या। पर का मतलब बाद और पूर्व का मतलब पहले। तो पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या। बाद वाली अब यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद 6 आएगा। 5 के बाद 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5, 6 हो जाएगा। 5, 6 यानी कि ये 6 क्या है? 5 का परवर्ती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? 5 में अगर 1 जोड़ दें तो 6 आ जाएगा। यानी कि परवर्ती संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 1 जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने संख्या रेखा पर जोड़, घटाना और गुणा सीखा था। तो इसको भी थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे ये संख्या रेखा है। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, यहाँ पे संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को यहाँ से 0 से प्रारंभ करते हैं और बराबर दूरी पर संख्याओं को लिख लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपको 2 धन 3 ये ज्ञात करना है, 2 और 3 को जोड़ना है। तो 2 और 3 को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे 2 पर पहुँचेंगे और यहाँ पे लिखा है 3, यानी कि 2 के बाद 3 कदम आगे हम जाएंगे। धन का मतलब आगे। तो यहाँ पे 1 कदम हुआ, फिर 2 और फिर 3। कहाँ पे हम पहुँचे? 5 पर पहुँचे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 का योगफल कितना हुआ? 5। अब यहाँ पे घटाना भी देख लीजिए। ये सपोज कर लीजिए 8 में से आपको 3 घटाना है। तो 8 में से 3 घटाना है तो हम 8 पर पहुंच जाएंगे। और ये कितना है? 3। तो जब घटाना होगा तो पीछे आएंगे, बाएं तरफ आएंगे। जोड़ना होगा तो उतना कदम दाएं तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे 3 कदम हमको पीछे आना है। तो ये हुआ 1, 2 और 3। तो कहाँ पे पहुँचे? 3 पर पहुँचे। इसका मतलब नहीं, 5 पर पहुँचे। यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 5। अब देखिए, ये तो हो गया आपका घटाना। और फिर संख्या रेखा पर गुणा कैसे करेंगे?
तो संख्या रेखा पर गुणा, अगर मान लीजिए कि 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3, तो 2 का मतलब ये हुआ कि एक कदम हम 2 मात्रक को मानेंगे, यहाँ से 1 2, ये एक कदम मानेंगे, ये कितना है 3, तो 3 कदम हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 1, फिर ये हुआ 2 और फिर ये हुआ 3। कहाँ पे पहुँचे? 6 पर पहुँचे। इसका मतलब 2 और 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पूरा विस्तार में पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया है, और जो बच्चे उस भाग को, पहले भाग को नहीं देखे होंगे, वे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के उसे वो देख करके समझ सकते हैं। तो उसको समझ लेने के बाद प्रश्नावली 2.1 काफ़ी आसान हो जाएगी। तो अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। अब ये प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगली का मतलब क्या हो जाएगा? परवर्ती, और ठीक पहले का मतलब होगा पूर्ववर्ती। तो अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये 10,999 है, तो इसमें हम अगले यानी कि +1 जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10, और फिर 9 1 10, 9 1 10, यहाँ पे 11,000 हो जाएगा। फिर एक तो संख्या ये हो गई, फिर दूसरी संख्या लिखनी होगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 0, फिर इसके बाद वाली संख्या एक और जोड़ दें इसमें, तो 2 0 0 11, 11,002, यानी कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? पहला होगा 11,000, दूसरा होगा 11,001 और फिर 11,002। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया। 3 प्राकृत संख्या लिखनी थी। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो 10,001 से आने वाली ठीक पहले 3 पूर्ण संख्या, तो ठीक पहले का मतलब क्या हुआ? ठीक पहले का मतलब कि पूर्ववर्ती संख्या हमसे पूछा जा रहा है, पूर्ववर्ती संख्या। तो इसके ठीक पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम 1 घटाते जाएंगे और हमको ये पीछे वाली संख्या, पहले वाली संख्या मिलती जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर आप घटा सके तो ठीक है, नहीं तो यहाँ किनारे घटा लीजिए। ये 10,001 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0, 10,000 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर इसमें से 1 घटाइए, तो 1 घटाएंगे तो 10 यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 10 में से 1 गया 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, 9,999 हो जाएगा। फिर इसमें से 1 घटा देंगे तो 9 में से 1 गया 8, फिर 9 9 9, 9,998, यानी कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं क्या क्या हैं? पहली संख्या है ये 10,000, दूसरी संख्या है 9,999, और तीसरी संख्या है 9,998।
ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था पूर्ण संख्या ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 0 है, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे हल में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और इसमें कह रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये 32 के बाद क्या आएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, फिर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और 53। तो अब इसमें ये कह रहा है कि 32 और 53 के बीच, तो 32 और 53 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि 32 और 53 के बीच, 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये 5वां नंबर सवाल है कि निम्न की परिवर्ती लिखिए। यहाँ पे ये 24,40,701 का परिवर्ती। तो परिवर्ती का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 24,40,701 में 1 जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 24,40,702। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका ये 1,01,199। तो 1,01,199 का परिवर्ती ज्ञात करना है। तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो अगर जोड़ में आपको दिक्कत आवे तो किनारे आप यहाँ पे लिख करके जोड़ सकते हैं। ये 0 और 199, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10 और 1 2, फिर 0 0, ये चीज़ आ जाएगा आपका। यानी कि ये बराबर हो जाएगा 1,02,000, 1,02,000। अब यहाँ पे सी नंबर है। तो सी नंबर में दिया हुआ है ये आपका 10,99,999, 10,99,999 में 1 जोड़ेंगे तो 10,99,999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 1 10, फिर 80 ले 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 9 1 10 और 1। ये हो जाएगा कितना, 11 लाख हो जाएगा। 11 लाख, ओ सॉरी, देखो यहाँ पे लिखना चाहिए ना, ये 11 लाख, 11 लाख। अब यहाँ पे है ये 23,45,670। तो 23,45,670 में 1 जोड़ेंगे तो हमें इसका परिवर्ती संख्या मिलेगा।
तो ये हो जाएगा 23,45,670 है, तो 671 हो जाएगा, 671। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। छठा क्वेश्चन है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या हुआ? उस संख्या में से एक घटाना, एक घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी वो उस संख्या की पूर्ववर्ती कहलाती है। तो यहाँ 94 है, तो 94 का पूर्ववर्ती क्या मिलेगा? 94 माइनस 1, 94 ऋण 1, ये बराबर 93 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे कितना है? 10,000 है, तो ये 10,000 में से एक घटाएंगे। अब यहाँ 10,000 में से एक घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना? 10 में से एक गया 9, 9, 9 फिर 9, यानी कि 9,999, ये हो जाएगा 9,999। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2,08,090, तो 2,08,090 में से एक घटाएंगे, तो यहाँ घटा लीजिए। 2,08,090 में से एक घटाएंगे तो यहाँ से हासिल जाएगा, तो 10 में से एक घटेगा तो 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 2, यानी कि 2,08,089, तो ये हो जाएगा 2,08,089, ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 76,54,321, 76,54,321 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, तो -1 यहाँ पे हम घटा लें। 76,54,321, इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 0, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, यानी कि 76,54,320, तो ये हो जाएगा 76,54,320। ठीक है, तो ये छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन ये है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्व संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर है। यहाँ पे देखिए, अगर ये संख्या रेखा हम यहाँ पे खींचें, यहाँ पे 0, 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी पूर्व संख्या अन्य संख्या की बाईं ओर है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो यह 2 क्या है? इस 3 के बाईं ओर है। ठीक है, तो बाईं ओर का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या छोटी है वो बाईं ओर होगी और जो संख्या बड़ी है वो दाईं ओर होगी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये कह रहा है कि इनके बीच उपयुक्त चिन्ह यानी कि बड़ा या छोटा का लगाना है। तो अब यहाँ पे 530 है और ये 503 है, तो सैकड़ा बराबर है, तो फिर दाएं को हम तुलना करते हैं। ये 30 अधिक है, 3 कम है, यानी कि ये चिन्ह ऐसे लगेगा। तो ऐसे लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ? 503 क्या होगा? बाईं तरफ होगा 530 के, तो यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या 503 संख्या 530 की संख्या 530 के बाईं ओर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से 370 है, ये 307 है, तो 307 क्या है? छोटा है, यानी कि चिन्ह ऐसे लगेगा। तो अब छोटा 307 है, इसलिए 370 की क्या होगा? बाईं तरफ होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 307 संख्या 370 की बाईं ओर होगा। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए, ये यहाँ पे 98,000 है, यहाँ 56,000 है, तो 98 क्या है? अधिक है, ये कम है, यानी कि चिन्ह ऐसे लगेगा। छोटा ये है, तो
तो ये इसकी बाईं तरफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर होगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है यहाँ पे 98,30,415 है और यहाँ पे 1,23,001 है। तो 1 करोड़ ये क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ये चिन्ह ऐसे लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटा है, तो ये जब छोटा है तो ये इसके बाईं ओर स्थित होगा, यानी कि 98,30,415 संख्या 1,23,001 से क्या है, के बाईं ओर होगा। तो के बाईं ओर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 307 संख्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे के बाईं ओर होगा। सबको इसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। तो अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, इसको बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आपको याद होगा कि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3 ऐसे, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। और इसमें शून्य कहीं है ही नहीं है, तो शून्य तो प्राकृत संख्या है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कथन पहला दिया हुआ है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य। अब दूसरा दे रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो अब 399 का पूर्ववर्ती निकालेंगे। 399 का पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटाएंगे, 8, 9, 3, 398 होगा। जबकि प्रश्न में क्या कह रहे हैं, 400 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी आपका असत्य होगा। सी कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या का समूह जो हम लोगों ने लिखा था 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो ये सी आपका सही है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे हम सत्य लिख देंगे। अब 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या का परवर्ती ज्ञात करने के लिए उसमें 1 जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे 599 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 1, 10, फिर 9, 1, 10, 5 और 1, 6, 600। इसका मतलब ये सही है कि 599 का परवर्ती कितना है, 600 है। तो यहाँ पे हम सत्य लिख देंगे। अब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। तो ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो ये भी सत्य होगा आपका। अब यह कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं। अब ये देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं, क्योंकि 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, ये क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा, ठीक है। आगे कह रहा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 10, और 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 9। अब ये 9 क्या है, 1 अंक की संख्या है। और इसमें कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, जबकि होगा 9 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट भी
यह कथन भी आपका असत्य है। अब आगे कह रहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, जबकि इसमें 1 दे रहा है, तो यह भी क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। अगला है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए ये प्राकृत संख्या का समूह है, ये 1 है। अब इसके पहले कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही आपको दिख रहा है। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो यहाँ पे हम सत्य लिख देंगे। आगे कह रहे हैं पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब यहाँ देखिए ये पूर्ण संख्या का समूह है। अब 1 का, इसमें कह रहे हैं कि 1 का पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं होता, जबकि 1 का पूर्ववर्ती क्या है? 0 है। तो पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये असत्य होगा। आगे कह रहे हैं पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11, 12 के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए 11 आएगा, फिर 12, फिर 13। अब ये 13, 11, 12 के बीच में है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यह भी असत्य होगा। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब 0 के पहले कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सत्य होगा। अब आगे कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। अब यहाँ देखिए अगर हम 2 अंकों की संख्या 99 लें तो इसका परवर्ती इसके हिसाब से 2 अंकों का होना चाहिए, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा? 100। और ये कितने अंक का हो गया? 3 अंक का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है? ऐसा नहीं है, वो 3 अंकों की भी संख्या हो जाएगी। तो ये भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्न हल हो गए। अब इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।